मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटकों के नाम। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक के नाम है जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक के नाम है जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। फ्रेडरिक रेडजेल जो जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं, उनकी पुस्तक का नाम बताइए। तो फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। संभववाद विचारधारा किसने दी? संभववाद विचारधारा फ्रांसीसी विद्वान या फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डीला ब्लास ने दी। संभववाद की नींव किसने रखी या संभववाद विचारधारा किसने दी? तो विडाल डीला ब्लास ने दी, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता या विद्वान है। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम। तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तीसरा है बेबीलोन की सभ्यता, चौथा है मिस्र की सभ्यता, पांचवा मेसोपोटामी की सभ्यता और छठा चीन की सभ्यता। तो प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामी की सभ्यता और चीन की सभ्यता। स्लेज क्या है? स्लेज बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी है जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। स्लेज क्या है? बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी है जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। इस गाड़ी का प्रयोग एस्किमो लोग या एस्किमो जनजाति करती है। तो स्लेज क्या है? बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी है जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। इस गाड़ी का प्रयोग एस्किमो लोग करते हैं। एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम है एल्यूट भाषा। एस्किमो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो एल्यूट भाषा बोलते हैं। बेचुआना लैंड कहाँ स्थित है? बेचुआना लैंड अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। बेचुआना लैंड कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्रोस क्या है? क्रोस क्या है? बुशमैन जनजाति के अंतर्गत स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। बुशमैन जनजाति के अंतर्गत स्त्रियां जो वस्त्र पहनती है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। मतलब चोगा को क्रोस कहा जाता है जो बुशमैन जनजाति की स्त्रियां पहनती है। शबरी का संबंध किस जनजाति से? शबरी का संबंध किस जनजाति से? शबरी का संबंध भील जनजाति से। शबरी का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति से। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की जाने वाली जूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को चिमाता कहते हैं। भील जो जूमिंग कृषि करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में उसको क्या कहते हैं? चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। घोड़ जनजाति पुजारी को किस नाम से जानता है? घोड़ जनजाति जो होती है पुजारी को देबारी नाम से जानती है। किस नाम से कहा जाता है? या देबारी नाम से कहा जाता है या जानती है। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? सन 2013 में विश्व की जनसंख्या लगभग 714 करोड़ थी। लगभग कितनी थी? 714 करोड़। एग्जैक्ट कहा जाए तो 713.8 करोड़ थी। 713.8 करोड़ थी, यानी लगभग 714 करोड़ थी। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रदेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण इसके उत्तर पूर्वी भाग महान झील समूह क्षेत्र में है। महान झील समूह क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी भाग में है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या रहती है। उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या रहती है। प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है? प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है? तो प्रवास के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। विगत 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितना गुना बढ़ी है? सन 1650 से 2015 की समयावधि में विश्व की जनसंख्या में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है। तो विगत 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 13 गुना वृद्धि से बढ़ी है, जिसमें सन 1650 से लेकर 2015 की बात की जा रही है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है? तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत तृतीय अवस्था में आता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत तृतीय अवस्था में आता है। आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आयु वर्ग के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या 25 से 54 वर्ष की आयु वर्ग में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है।
तो 25 से 54 वर्ष की आयु वर्ग में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है? जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग 0 से 14 आयु वर्ग में स्थिर है। तो बाल वर्ग कौन सा है? 0 से 14 आयु वर्ग में। साक्षरता का महत्व बताइए। साक्षरता का महत्व बताइए। साक्षरता जनसंख्या की एक गुणात्मक विशेषता है। साक्षरता एक गुणात्मक विशेषता है। इससे किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का पता चलता है। यह जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता, व्यवसाय को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसका महत्व है। साक्षरता जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता होती है। इससे किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का पता चलता है। यह जनसंख्या का प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता, व्यवसाय को भी प्रभावित करती है। कृषि किस प्रकार व्यवसायिक वर्ग से संबंधित है? कृषि प्राथमिक व्यवसायिक वर्ग से संबंधित है। कृषि किससे संबंधित है? प्राथमिक व्यवसाय वर्ग से। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में है? विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 77% मिलती है। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 77% मिलती है। मानव निवास की मूलभूत इकाई बताइए। मानव निवास की मूलभूत इकाई है आवास, मकान, घर, निवास स्थान, अधिवास की मूलभूत इकाई है। मानव निवास की मूलभूत इकाई आवास, मकान, घर या निवास स्थान। मानव अधिवासों के निवास के आधार पर प्रकार बताइए। मानव अधिवास को निवास के आधार पर दो भागों में बांटा गया, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। मानव अधिवासों के निवास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। मानव अधिवास का महत्वपूर्ण उपयोग किस कार्य के लिए होता है? मानव अधिवास का महत्वपूर्ण उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो मानव अधिवास का महत्वपूर्ण उपयोग मानवीय निवास के लिए होता है, यानी मानव निवास कर रहा है इसके लिए ही होता है। मानव अधिवास का महत्वपूर्ण उपयोग मानवीय निवास के लिए होता है। प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषता बताइए। ऐसे अधिवास जो छितरे बिखरे होते हैं। ये आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण अधिवास की विशेषता है कि ये अधिवास छितरे बिखरे होते हैं और ये आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण अधिवास। मानव अधिवास के किन्हीं दो प्रतिरूपों को बताइए। मानव अधिवास के दो प्रतिरूपों में रेखीय प्रतिरूप और आयताकार प्रतिरूप आता है। मानव अधिवास के दो प्रतिरूपों में रेखीय प्रतिरूप और आयताकार प्रतिरूप मुख्य हैं। प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण बताइए। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, आखेट व शिकार व वस्तु संग्रहण, मछली पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन शामिल होता है। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, आखेट व शिकार, वस्तु संग्रहण, मछली पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना व खनन शामिल होता है। औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? तो औद्योगिक क्रांति के समय लोग द्वितीय व तृतीय व चतुर्थ व्यवसायों में संलग्न थे। औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न थे। द्वितीय व्यवसायों के नाम बताइए। द्वितीय व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण, एक निर्माण की गतिविधि शामिल होती है। इस व्यवस्था में उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, दुग्ध उद्योग व विशेषीकृत कृषि शामिल होती है। तो द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण, प्रसंस्करण, एक निर्माण की गतिविधियां शामिल होती है। इस व्यवसाय में उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि शामिल होती है। तृतीय व्यवसायों के नाम बताइए। तो तृतीय व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार एवं सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन शामिल होता है। तृतीय व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार व सेवाएं, बैंक, बीमा के पर्यटन शामिल होते हैं। पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं? ऐसे व्यवसाय जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की संख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं, इन्हें पंचम व्यवसाय कहते हैं। ऐसे व्यवसाय जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं, उन्हें
पंचम व्यवसाय कहते हैं। विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम बताइए। विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदान है यूरेशिया के स्टेपीज और उत्तरी अमेरिका का प्रिय रीज। एक तो है यूरेशिया का स्टेपीज और दूसरा है उत्तरी अमेरिका के प्रिय रीज। तो ये है शीतोष्ण घास के मैदान के नाम। विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदान के नाम है यूरेशिया के स्टेपीज और उत्तरी अमेरिका के प्रिय रीज। ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। मछलियों की लगभग कितनी किस्में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? मछली की 1000 किस्में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मछली की 1000 किस्में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गहन निर्माण कृषि के मुख्य प्रकार बताइए। तो गहन निर्माण कृषि के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। गहन निर्माण कृषि के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है चावल प्रधान निर्माण कृषि, दूसरा है चावल विहीन निर्माण कृषि, गेहूं प्रधान निर्माण कृषि। तो गहन निर्माण कृषि के 2 मुख्य प्रकार है, चावल प्रधान निर्माण कृषि, दूसरा चावल विहीन निर्माण कृषि यानी गेहूं प्रधान निर्माण कृषि। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं? कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित हैं। भारत के अधिकांश लौह इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज कोयला खदानों के निकट स्थापित है। भारत के अधिकांश लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर है? दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज कोयला खदानों के निकट स्थित है। भारत के अधिकांश लौह इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज कोयला खदानों के निकट स्थिर है। लौह इस्पात निर्माण की विधियों के नाम बताइए। लौह इस्पात निर्माण विधियों के नाम बताइए। आधुनिक लौह इस्पात निर्माण की 3 प्रमुख विधियां हैं। एक तो है बेसिमर विधि, दूसरी है उन्मुक्त भट्टी विधि, तीसरी है विद्युत भट्टी विधि। आधुनिक लौह इस्पात निर्माण की 3 विधि है बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि, तीसरी विद्युत भट्टी विधि। आधुनिक लौह इस्पात निर्माण की 3 विधियां हैं जिसमें बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि, विद्युत भट्टी विधि। कयोटा शहर किस देश में स्थिर है? कयोटा शहर जापान देश में स्थिर है। कयोटा शहर जापान देश में स्थिर है। सबसे गर्म दशक किस दशक को घोषित किया गया? सबसे गर्म दशक 2001 के 10 के दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया गया। 2001 के 10 के दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया गया। नाशा दुआ में आईपीसीसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? नाशा दुआ में आईपीसीसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थिर नाशा दुआ नगर में सन 2007 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज का अध्यक्ष भारतवंशी राजेंद्र पंचोरी को निर्वाचित किया गया। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थिर नाशा दुआ नगर में सन 2007 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज का अध्यक्ष भारतवंशी राजेंद्र पचौरी को निर्वाचित किया गया। द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। द्वितीय विश्व या द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। हरित कोष का निर्माण किस सम्मेलन में किया गया? हरित कोष का निर्माण कानपुर मेक्सिको सम्मेलन में किया गया। हरित कोष का निर्माण कानपुर मेक्सिको सम्मेलन में किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 121.2 करोड़। 121.2 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121.02 करोड़। भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला है? भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है या राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसमें जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है? 2011 की जनगणना के अनुसार
गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या आकार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 सर्वाधिक किस राज्य की रही है? सन 2001 और 2011 के दशक में मेघालय नामक राज्य में जनसंख्या वृद्धि 27.82%, जो भारत की सभी राज्यों से सर्वाधिक रही है। सन 2001 से सन 2011 के दशक में मेघालय नामक राज्य में जनसंख्या वृद्धि 27.82% थी, जो भारत की राज्यों में सर्वाधिक है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो सन 2011 में भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सन 2011 में भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सन 2011 की जनगणना अनुसार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सन 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान तो चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसमें 1084 पुरुष पाए जाते हैं। 1084 पुरुष पाए जाते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत क्या है? तो सन 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का औसत प्रतिशत 31.20% रहा है। औसत प्रतिशत 31.20। सन 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का औसत प्रतिशत है 31.20 रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सन 2011 में भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, जिसमें 63.82 रहा है, 63.82 रहा है। सन 2011 में भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 63.82 रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत में किस राज्य में है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत में किस राज्य में है? सन 2011 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत सन 2011 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश 18.60% में रहा, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में 48.5% रहा है, 48.50% रहा है। सन 2011 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत तो उत्तर प्रदेश में 18.6 यानी 18.60% रहा है, और जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में 48.5% रहा है। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयला की प्रसिद्ध खदान है। झरिया क्या है? कोयला की प्रसिद्ध खदान है। ये कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयले की प्रसिद्ध खदान है। ये कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लाखेरी किस राज्य में स्थित है? लाखेरी राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में स्थित है। लाखेरी राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में स्थित है। टिस्को का पूरा नाम लिखिए। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भारत किस शहर में लौह स्तंभ स्थापित है? भारत के किस शहर में लौह स्तंभ स्थापित है?
तो भारत के दिल्ली शहर में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ स्थापित है। भारत के दिल्ली शहर में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ स्थापित है। भारत के दिल्ली शहर में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ स्थापित है। भारत में समुद्री द्वीपों द्वारा सीमेंट निर्माण पहली बार कब और कहां प्रारंभ किया? भारत में समुद्री द्वीपों द्वारा सीमेंट निर्माण पहली बार कब और कहां प्रारंभ किया? तो भारत में संगठित ढंग से पहली बार सीमेंट बनाने का प्रयास सन 1904 में मद्रास में समुद्री सीपों से किया गया। भारत में संगठित ढंग से पहली बार सीमेंट बनाने का प्रयास सन 1904 में मद्रास में समुद्री सीपों से किया गया। मद्रास में 1904 में समुद्री सीपों से किया गया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब करी गई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 में इलाहाबाद व नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ की गई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ की गई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 इलाहाबाद और नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ हुई थी। HBJ का पूरा नाम लिखिए। HBJ का पूरा नाम लिखिए। HBJ का पूरा नाम हजीरा बीजापुर जगदीशपुर है। HBJ का पूरा नाम है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर है। HBJ का पूरा नाम क्या है? हजीरा बीजापुर जगदीशपुर है। यह पाइपलाइन लगभग 1750 किमी लंबी है। 1750 किलोमीटर लंबी है। HBJ क्या है? एक पाइपलाइन है जो लगभग 1750 किलोमीटर लंबी है और HBJ का पूरा नाम है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। भारत के किस शहर में मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ? भारत के किस क्षेत्र में मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ? भारत के मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ सन 1972 सन 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुआ। भारत में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ सन 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुआ। भारत में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ सन 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुआ। भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो नगरों के मध्य चलाई गई? भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो नगरों के मध्य चलाई गई? भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई एवं ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई एवं ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम बताइए। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम बताइए। हिमसागर एक्सप्रेस, जिसने 3729 किलोमीटर, यह कन्याकुमारी से जम्मूतवी तक चली। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस, जो 3729 किलोमीटर चली। यह कन्याकुमारी से जम्मूतवी तक चली। भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उदयपुर की प्रमुख झीलों के नाम बताइए। उदयपुर की प्रमुख झीलों के नाम है जैसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और राजसमंद झील। उदयपुर की प्रमुख झीलों के नाम है जैसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और राजसमंद। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं व नलकूप है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं व नलकूप है। राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए गए जल संरक्षण अभियान का नाम बताइए। राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए गए जल संरक्षण अभियान का नाम बताइए। तो अमृतम जल्यम। राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए गए जल संरक्षण अभियान का नाम है अमृतम जल्यम। राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए गए जल संरक्षण अभियान का नाम है अमृतम जल्यम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर वितरिकाओं द्वारा सिंचाई होती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर वितरिकाओं द्वारा सिंचाई होती है? तो 70% भाग पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा 70% भाग पर वितरिकाओं द्वारा सिंचाई होती है। चंबल परियोजना के अंतर्गत आने वाले बांधों के नाम लिखिए। चंबल परियोजना के अंतर्गत आने वाले बांधों के नाम है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत आने वाले बांधों के नाम है गांधी सागर बांध, जवाहर
सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। माही बजाज सागर परियोजना में किस किस राज्य की कितनी कितनी हिस्सेदारी है? माही बजाज सागर परियोजना में किस किस राज्य की कितनी कितनी हिस्सेदारी है? तो माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान, गुजरात की 45-55% हिस्सेदारी है। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की 45% और गुजरात की 55% हिस्सेदारी। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की 45% और 55% गुजरात की हिस्सेदारी है। राजस्थान में भूजल की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। राजस्थान में भूजल की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। राजस्थान में भूजल की दो प्रमुख समस्याएं निरंतर घटता जल स्तर और लवणता की मात्रा। राजस्थान में भूजल की दो प्रमुख समस्याएं निरंतर घटता जल स्तर और लवणता की मात्रा। राजस्थान में भूजल की दो प्रमुख समस्या है निरंतर घटता जल स्तर और लवणता की मात्रा। जनता जल योजना किस विभाग की योजना है? जनता जल योजना किस विभाग की योजना है? जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजना है। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजना है। जनता जल योजना जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजना है। देश में किस स्तर पर जल ग्राम बनाए जाएंगे? देश में किस स्तर पर जल ग्राम बनाए जाएंगे? जिला स्तर पर। देश में जिला स्तर पर जल ग्राम बनाए जाएंगे। देश में जिला स्तर पर जल ग्राम बनाए जाएंगे। आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? आपनी योजना जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। आपनी योजना जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। टंगस्टन किस अयस्क से प्राप्त होता है? टंगस्टन किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का दोहन होता है? राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का दोहन होता है? तो राजस्थान में लगभग 67 44 प्रधान और 23 गौण प्रकार के खनिजों का दोहन होता है। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का दोहन होता है? राजस्थान में लगभग 67 44 प्रधान और 23 गौणा प्रकार के खनिजों का दोहन होता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का दोहन होता है, जिसमें से 44 तो प्रधान है और 23 गौण है। चंदेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ के इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। चंदेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ के इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़ के इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। राजस्थान के सतरंगा मार्बल कहाँ स्थित? राजस्थान में सतरंगा मार्बल कहाँ स्थित? राजस्थान में सतरंगा मार्बल पाली जिले में स्थित है। राजस्थान में सतरंगा मार्बल पाली जिले में स्थित है। राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान? राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से भारत में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा राजस्थान का है। राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से भारत में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में कपास के मुख्य उत्पादक जिलों के नाम बताइए। राजस्थान में कपास के मुख्य उत्पादक जिलों के नाम बताइए। राजस्थान में कपास के मुख्य उत्पादक जिले हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़। राजस्थान में कपास के मुख्य उत्पादन जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़। राजस्थान में कपास के मुख्य उत्पादन जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना ब्यावर शहर, जिला अजमेर में की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना ब्यावर शहर, जिला अजमेर में करी गई। ब्यावर शहर, जिला अजमेर में करी गई सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना राजस्थान में। सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल कौन सा है? तो सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल लाइम स्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम है।
सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल लाइम स्टोन, चूना पत्थर व जिप्सम है। सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर व जिप्सम है। गिर नस्ल की गाय किस जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है? तो गिर नस्ल की गाय किस जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है? तो गिर नस्ल की गाय राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व चित्तौड़गढ़ जिलों के में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गिर नस्ल की गाय अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व चित्तौड़गढ़ जिलों में मुख्य पाई जाती है। तो नीर नस्ल की गाय अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व चित्तौड़गढ़ जिलों के मुख्य रूप में पाई जाती है। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। गोटा उद्योग के लिए राजस्थान के कौन कौन से जिले प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए राजस्थान के कौन कौन से जिले प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए राजस्थान के 2 जिले अजमेर, जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग के लिए राजस्थान के 2 जिले अजमेर और जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग के लिए अजमेर, जयपुर राजस्थान के 2 जिले प्रसिद्ध रूप से प्रसिद्ध है। हमारे राज्य में जनगणना कितने वर्षों के अंतर्गत होती है? हमारे राज्यों में जनगणना कितने वर्षों के अंतर्गत होती है? हमारे राज्यों में जनगणना 10 वर्षों के अंतर्गत होती है। हमारे राज्यों में जनगणना 10 वर्षों के अंतर्गत होती है। जनसंख्या की दृष्टि से देश का राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्य में राजस्थान का स्थान 8वां है। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में राजस्थान का स्थान 8वां है। राज्य के किस जनगणना वर्षों में जनसंख्या घटी है? राज्य के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घटी है? तो राजस्थान में 1911 के 21 के दशक में राज्य की जनसंख्या घटी है। राजस्थान में 1911 के 21 के दशक में राज्य की जनसंख्या घटी है। राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। राजस्थान की कोई 3 जनजातियों के नाम लिखिए। राजस्थान की कोई 3 जनजातियों के नाम। तो पहली जनजाति है मीणा जनजाति, दूसरी है भील, तीसरे है गरासिया। राजस्थान की प्रमुख 3 जनजाति है मीणा, भील, गरासिया। मीणा, भील, गरासिया। राजस्थान की प्रमुख 3 जनजाति मीणा, भील, गरासिया। किस एक खानाबदोश जनजाति का नाम लिखिए। किसी एक खानाबदोश जनजाति का नाम लिखिए। राजस्थान की सासी जनजाति खानाबदोश जनजाति है। खानाबदोश जनजाति का नाम है सासी जनजाति। सासी जनजाति एक खानाबदोश जनजाति है। सासी जनजाति एक खानाबदोश जनजाति है। डामोर जनजाति के मेलों के नाम बताइए। डामोर जनजाति का मेले में पहला आता है छेला बावजी, दूसरा ग्यारस की रेवाड़ी। डामोर जनजाति के मेलों के नाम है छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी। तो छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी डामोर जनजाति के मेलों के नाम हैं।